हमारी ज़िंदगी में काफ़ी बेचैनी थी क्योंकि जर्मनी में रहने वाले हमारे रिश्तेदार हिटलर के यहूदी विरोधी कानूनों के कारण परेशानी में थे। 1938 के सामूहिक नरसंहार के बाद मेरे 2 मामा जर्मनी से भाग गए और उन्होंने नॉर्थ अमेरिका में शरण ले ली। मेरी बूढ़ी नानी हमारे साथ आकर रहने लगी। उस समय वे 73 साल की थी। मई 1940 के बाद अच्छा समय कभी कभार ही रहा। पहले युद्ध हुआ, फिर आत्मसमर्पण और उसके बाद जर्मनी आ गए। तभी से यहूदियों के लिए परेशानी शुरू हो गई। यहूदी विद्रोही कानूनों के कारण हमारी आज़ादी पर कड़ी रोक-टोक लग गई। यहूदियों को पीला सितारा लगाना होता था। यहूदियों को साइकिलों पर चलना होता था। यहूदियों को ट्राम पर चढ़ने की मनाही थी। यहूदी कार में नहीं बैठ सकते थे, चाहे वे उनके अपने क्यों न हो। यहूदियों को 3 बजे से 5 बजे के बीच अपनी खरीदारी करनी होती थी। यहूदियों को सिर्फ यहूदी सैलून में जाना होता था। यहूदियों को रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक सड़क पर चलने की मनाही थी। यहूदी हिटलर नहीं जा सकते थे या किसी अन्य मनोरंजन की जगहों पर नहीं जा सकते थे। यहूदियों को स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट्स, हॉकी के मैदानों या अन्य खेलों के मैदानों का इस्तेमाल करने की मनाही थी। यहूदी नौकायान नहीं कर सकते थे। यहूदी सार्वजनिक तौर पर किसी खेल गतिविधि में भाग नहीं ले सकते थे। यहूदियों को अपने व अपने दोस्तों के बगीचों में रात 8 बजे के बाद बैठने की मनाही थी। यहूदी ईसाइयों के घर नहीं जा सकते थे। यहूदियों को सिर्फ यहूदी स्कूल जाना था आदि। आप यह नहीं कह सकते वह नहीं कर सकते, लेकिन ज़िंदगी चल रही थी। जैक मुझसे हमेशा कहती, मेरी कुछ भी करने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं उस पर पाबंदी न हो। 1941 की गर्मियों में मेरी नानी बीमार पड़ गई। उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा, इसलिए मेरा जन्मदिन नहीं मनाया गया। 1940 की गर्मियों में भी मेरे जन्मदिन पर कुछ खास नहीं हुआ क्योंकि तभी हॉलैंड में लड़ाई खत्म हुई थी। जनवरी 1942 में नानी की मौत हो गई। कोई नहीं जानता कि मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ और अब भी उन्हें प्यार करती हूँ। 1942 में आए इस जन्मदिन पर हमने बाकी जन्मदिनों की कमी पूरी करनी चाहिए और बाकी मोमबत्तियों के साथ नानी माँ की मोमबत्ती भी जलाई। हम चारों अब भी मज़े में हैं और अब मैं फिर से आज के दिन 20 जून 1942 पर वापस आती हूँ और अपनी डायरी से औपचारिक निवेदन करती हूँ। शनिवार 20 जून 1942। प्यारी किटी। तो मैं सीधे शुरू हो जाती हूँ। अभी खामोशी है। मम्मी पापा बाहर गए हैं और मार्गोट अपनी दोस्त ट्रिज के घर अपनी बाकी दोस्तों के साथ पिंग पोंग खेलने गई है। पिछले कुछ समय से मैं भी काफ़ी पिंग पोंग खेलने लगी हूँ, इतना ज़्यादा कि हम 5 लड़कियों ने एक क्लब बना लिया है। उसका नाम लिटिल डिपर -2। यह वाकई बेवकूफ़ों जैसा नाम है, लेकिन यह एक गलती की वजह से पड़ा। हम अपने क्लब को ख़ास नाम देना चाहते थे और चूँकि हम 5 थे इसलिए हमें लिटिल डिपर नाम का ख़्याल आया। हमें लगा कि उसमें 5 तारे होते हैं, लेकिन हम गलत थे।
बिग डिपर सप्तऋषि की तरह उसमें भी 7 तारे हैं, बस -2 इसकी वजह से ही हुआ। इल्स वागनर के पास पिंग पोंग सेट है और उसके माँ बाप हमें अपने बड़े से भोजन कक्ष में खेलने देते हैं। हम पांचों को ही आइसक्रीम पसंद है, खासकर गर्मियों में, और पिंग पोंग खेलते हुए गर्मी लगती है। इसलिए हमारा खेल अक्सर सबसे नज़दीकी आइसक्रीम पार्लर में जाकर ख़त्म होता है, जो यहूदियों को आइसक्रीम बेचते हैं, ओएसियस या डेल्फी। काफ़ी समय से हमने पैसे के लिए अपने बटुओं या जेबों को टटोलना छोड़ दिया है। ओएसिस में अधिकतर समय इतनी भीड़ रहती है कि हमें अपनी जान पहचान का कोई लड़का या कोई प्रशंसक मिल ही जाता है, जो हमें इतनी आइसक्रीम दिला देता है कि पूरे हफ्ते के लिए काफ़ी होती है। आपको इतनी छोटी उम्र में मेरे मुंह से प्रशंसकों की बात सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो रही होगी। बदकिस्मती से, या फिर कुछ भी कहो। यह बुराई हमारे स्कूल में बहुत फैली हुई है। जैसे ही कोई लड़का पूछता है कि क्या वह मेरे साथ साथ साइकिल पर घर चल सकता है और हम बात करने लगते हैं, तो 10 में से 9 बार मुझे पक्के तौर पर पता होता है कि वह मुझ पर मोहित हो जाएगा और मुझे एक पल के लिए भी अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देगा। उसका उत्साह आखिरकार ठंडा पड़ जाता है, खासकर तब जब मैं उसकी जुनून भरी नज़रों को अनदेखा करते हुए अपने रास्ते चलते रहती हूँ। अगर बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि वे पिता की अनुमति लेने की बात करने लगते हैं, तो मैं अपनी साइकिल थोड़ा मोड़ लेती हूँ। मेरा बस्ता गिर जाता है और लड़के को अपनी साइकिल से उतरकर उसे उठाकर मुझे देना पड़ता है। तो तब तक मैं बातचीत का विषय बदल देती हूँ। ये सब सबसे मासूम किस्म के होते हैं। हाँ, कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको हवाई चुम्बन देते हैं या आपकी बाहें थामना चाहते हैं, लेकिन वे गलत दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। मैं अपनी साइकिल से उतर जाती हूँ और या तो आगे उनका साथ नहीं चाहती, या फिर ऐसे देखती कि जैसे मेरा अपमान हुआ हो, और उन्हें साफ साफ अकेले घर जाने को कह देती हूँ। तो यह हुई न बात। अब हमारी दोस्ती की बुनियाद पड़ गई है। अब कल मिलेंगे। तुम्हारी एन। रविवार 21 जून 1942। प्यारी किट्टी, हमारी पूरी क्लास कांप रही है। इसकी वजह आने वाली बैठक है, जिसमें शिक्षक यह फैसला करेंगे कि कौन अगली क्लास में जाएगा और किसे रोक लिया जाएगा। आधी क्लास शर्तें लगा रही है और मैं और जीजेड हमारे पीछे बैठने वाली सीएन और जैक कॉकनॉट पर जोरों से हंस रहे हैं, क्योंकि उन्होंने छुट्टियों की अपनी पूरी बचत बेशर्त में लगा दी। सुबह से शाम तक बस यही सब सुनाई देता है। तुम पास हो जाओगे? नहीं, मैं नहीं। हाँ, तुम हो जाओगे? नहीं, मैं नहीं। यहाँ तक कि जी की याचना भरी दृष्टि और मेरी नाराज़गी भरी बातें भी उन्हें शांत नहीं कर सकती। अगर मुझसे पूछो तो इतने सारे बेवकूफ़ हैं कि लगभग 1/4 क्लास को तो पीछे ही रखा जाना चाहिए। लेकिन शिक्षक ऐसे प्राणी हैं जिनके बारे में अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। शायद इस बार उनका यह स्वभाव सही दिशा में अप्रत्याशित हो।
मुझे अपनी सहेलियों और अपनी उतनी फ़िक्र नहीं। हम सब कामयाब होंगे, सिर्फ गणित को लेकर उतना विश्वास नहीं है। खैर, हम सब इंतज़ार ही कर सकते हैं। तब तक हम एक दूसरे को हिम्मत न हारने की बात कहते रहते हैं। मेरी सभी शिक्षकों से अच्छी पटती है। वे 9 हैं, 7 पुरुष और 2 महिलाएं। गणित पढ़ाने वाले बूढ़े मिस्टर की सिंह काफ़ी लंबे समय तक मुझसे चिढ़ रहते थे, क्योंकि मैं बहुत बातें करती थी। कई चेतावनियों के बाद उन्होंने मुझे घर के लिए अतिरिक्त काम दिया। बातूनी विषय पर मुझे निबंध लिखना था। बातूनी पर आप क्या लिख सकते हैं? मैंने फैसला किया कि उस पर मैं बाद में सोचूंगी। मैंने अपनी नोटबुक के विषय लिखा, उसे अपने बस्ते में रखा और चुप रहने की कोशिश की। उस शाम को सारा काम खत्म करने के बाद मेरा ध्यान निबंध वाले नोट पर गया। मैं अपने फाउंटेन पेन के सिरे को चबाते हुए उस विषय के बारे में सोचने लगी। शब्दों के बीच जगह छोड़ते हुए बेमतलब की बातें तो कोई भी लिख सकता था, लेकिन तरकीब तो यह थी, बातचीत करने की ज़रूरत को साबित करने के लिए कुछ ठोस तर्क रखे जाए। मैंने बहुत सोचती रही और फिर मुझे एक विचार आया कि मिस्टर की सिंह के ये विषय पर मैंने 3 पन्ने लिखे और संतुष्ट हो गई। मेरा तर्क था कि बात करना महिलाओं का गुण है और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसे काबू में रख सकूं, लेकिन मैं कभी उस आदत से छुटकारा नहीं पा सकूंगी, क्योंकि मेरी माँ भी अगर ज़्यादा नहीं तो मेरे जितनी बातें तो करती है, और माँ बाप से मिले गुणों को लेकर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरे तर्कों पर मिस्टर की सिंह दिल खोलकर हंसे, लेकिन अब मैंने अगले पाठ की बात की तो उन्होंने मुझे दूसरा निबंध दे दिया। इस बार का विषय था कभी न सुधरने वाली बातूनी। मैंने वह निबंध उन्हें दे दिया और फिर 2 पाठों तक मिस्टर की सिंह को कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन तीसरे पाठ के दौरान उनका धीरज जवाब दे गया। एन फ्रैंक, क्लास में बात करने के लिए अब मिस बातूनी की सेखिया पर निबंध लिखो। पूरी क्लास ठहाके से गूंज उठी। मुझे भी हंसना पड़ा। हालांकि मैं बातूनी विषय पर अपनी सारी चतुराई का इस्तेमाल कर चुकी थी, अब कुछ और सोचने का समय आ गया था, कुछ मौलिक। मेरी दोस्त सने कविता करने में अच्छी है। उसने मेरी मदद की पेशकश की और कहा कि शुरू से आखिर तक हम पद्य में निबंध लिखेंगे। मैं खुशी से उछल पड़ी। बेतुका विषय देकर कि सिंह मेरी टांग खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं ठीक उससे उलट करना चाहती थी। मैंने अपनी कविता पूरी की और वह बहुत सुंदर थी। वह एक माँ, बतख, पिता और उनके 3 बच्चों के बारे में थी, जिन्हें पिता ने काट काट कर इसलिए मार डाला क्योंकि वह बहुत शोर मचाते थे। खुशकिस्मती से कि सिंह ने उसे सही मायने में लिया। उन्होंने कविता पूरी क्लास को पढ़कर सुनाई। उसमें अपनी टिप्पणियाँ जोड़ी और बाकी कक्षाओं में भी उसे पढ़ा। अब मुझे बात करने की अनुमति है और मुझे कोई अतिरिक्त होमवर्क भी नहीं दिया जाता। अब ठीक उलट आजकल की सिंह चुटकुले सुनाते हैं। तुम्हारी एन। बुधवार 24 जून। किट्टी। तपते हुए दिन है। हर कोई इस गर्मी में हाँफ रहा है और मुझे हर जगह पैदल जाना है। अब मुझे लग रहा है कि ट्राम कितनी आरामदेह होती है, लेकिन हम यहूदियों को अब इस सुविधा के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं है।
हमारे लिए हमारे 2 पैर ही काफ़ी है। कल भोजन अवकाश के दौरान मुझे यानल्यू कंस्ट्रॉट में दांत के डॉक्टर के पास जाना था। वह स्टार्ट समीर ट्यूनन के हमारे स्कूल से बहुत दूर हैं। दोपहर में मैं अपने डेस्क पर सो ही गई थी। खुशकिस्मती से लोग खुद ही आपको कुछ पीने को दे देते हैं। डॉक्टर की असिस्टेंट बहुत दयालु हैं। अब हमारे पास सिर्फ नाव का साधन ही बचा है। योजेफ इज़राइल कारे का नाविक हमारे कहने पर हमें पार ले गया। डच लोगों का इसमें क्या कसूर है कि हम यहूदियों का वक्त इतना बुरा चल रहा है। काश मुझे स्कूल न जाना होता। ईस्टर की छुट्टियों के दौरान मेरी साइकिल चोरी हो गई और मेरे पिता ने माँ की साइकिल कुछ ईसाई दोस्तों को संभाल कर रखने दे दी। शुक्र है कि गर्मी की छुट्टियाँ आने वाली हैं। 1 हफ्ते के बाद हमारी मुसीबत दूर हो जाएगी। कल सुबह कुछ अप्रत्याशित हुआ। जब मैं साइकिल रैक के पास से गुजर रही थी तो मैंने किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना। पीछे मुड़ने पर मैंने देखा कि वहाँ वही शालीन लड़का खड़ा था जिसे मैं अपनी दोस्त विल्मा के यहाँ मिली थी। वह विल्मा का रिश्ते का भाई था। मुझे लगता था कि विल्मा अच्छी थी, जो कि वह है भी, लेकिन वह हमेशा लड़कों की बातें करती रहती है और वह थोड़ा उबाऊ हो जाता है। वह मेरी तरफ बढ़ा, थोड़ा शर्माते हुए, और अपना नाम हेलो ज़िलबर्ग बताते हुए अपना परिचय दिया। मैं थोड़ी हैरान थी और नहीं जानती थी कि वह क्या चाहता था, लेकिन मुझे वह जानने में देर नहीं लगी। उसने मुझसे पूछा कि वह मेरे साथ स्कूल चल सकता है। बिल्कुल, अगर तुम भी उसी रास्ते पर जा रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, मैंने कहा। हम दोनों साथ चल पड़े। हेलो 16 साल का है और हर तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनाने में माहिर है। आज सुबह भी वह मेरा इंतज़ार कर रहा था और मुझे उम्मीद है कि अब से वह इंतज़ार करता मिलेगा। एन बुधवार 1 जुलाई 1942। प्यारी किट्टी, ईमानदारी से कहूँ तो आज से पहले मुझे तुम्हें लिखने का वक्त ही नहीं मिला। बृहस्पतिवार को मैं पूरा दिन दोस्तों के साथ रही। शुक्रवार को भी हम लोग साथ रहे और आज तक यही सब चल रहा। पिछले हफ्ते मैं और हेलो एक दूसरे को अच्छी तरह जान पाए और उसने मुझे ज़िंदगी के बारे में काफ़ी कुछ बताया। वह गेल्ज़किर्चेन का है और अपने दादा दादी के यहाँ रहता है। उसके माता पिता बेल्जियम में हैं, लेकिन वह उनके पास नहीं जा सकता। हेलो की उजुला नाम की एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। मैं उसे जानती हूँ। वह बहुत प्यारी थी। जब से वह मुझे मिला है, वह जान गया है कि उजुला से वह बोर होता जा रहा है। तो मैं एक तरह से जोश बढ़ाने का काम कर रही हूँ। वाकई आप नहीं जान पाते कि आप किस काम में अच्छे हैं। शनिवार रात को जैक यहीं थी। रविवार दोपहर वह हेनली के यहाँ रही और मैं बहुत बोर हुई। हेलो को शाम को आना था, लेकिन उसने लगभग 6 बजे फ़ोन किया। मैंने फ़ोन उठाया तो उसने कहा, मैं हेलमुथ ज़िलबर्ग
बर्ग बोल रहा हूँ। क्या मैं एन से बात कर सकता हूँ? अरे हेलो, मैं एन बोल रही हूँ। हेलो एन, कैसी हो? अच्छी हूँ, शुक्रिया। मैं बस यही कहना चाहता था कि मुझे माफ़ करना, मैं आज रात नहीं आ पाऊँगा। हालांकि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। अगर मैं 10 मिनट में आकर तुम्हें ले जाऊँ तो ठीक रहेगा? हाँ ठीक है, बाय। ठीक है, मैं अभी आता हूँ, बाय बाय। फ़ोन रख कर मैंने कपड़े बदले, बाल संवारे और मैं इतनी घबराई थी कि उसे देखने के लिए खिड़की से झांकने लगी। आखिरकार वह दिखाई दिया। चमत्कार यह था कि मैं सीढ़ियों की तरफ नहीं भागी, बल्कि दरवाजे की घंटी बजने तक चुपचाप इंतज़ार करती रही। मैंने नीचे जाकर दरवाज़ा खोला और वह सीधे मुद्दे पर आ गया। एन, मेरी दादी को लगता है कि उम्र के लिहाज से तुम मुझसे बहुत छोटी हो और मुझे तुमसे नियमित रूप से नहीं मिलना चाहिए। वह कहती है कि मुझे लोवे नखात के यहाँ जाना चाहिए, लेकिन शायद तुम जानती हो कि मैं अब उजूला के साथ नहीं घूमता। नहीं, मैं नहीं जानती। क्या हुआ? क्या तुम दोनों के बीच कोई लड़ाई हुआ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने उजूला से कह दिया कि अब हम एक दूसरे के लायक नहीं हैं और इसलिए बेहतर होगा कि हम साथ न घूमें फिरें। लेकिन वह मेरे घर आ जा सकती है और उम्मीद है कि उसके घर में भी मेरा स्वागत होगा। दरअसल मुझे लगा कि उजूला किसी और लड़के के साथ घूमती है और मैंने उसके साथ वैसा ही बर्ताव किया जैसा कि वह कर रही थी, लेकिन वह सच नहीं था। मेरे चाचा ने कहा कि मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन मुझे वैसा करना ठीक नहीं लगा और इसलिए मैंने उससे रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन वह सिर्फ एक कारण था। अब मेरी दादी चाहती है कि मैं तुमसे नहीं, उजूला से मिलूं, लेकिन मैं उनसे सहमत नहीं हूँ और मैं वैसा नहीं करूँगा। कई बार बूढ़े लोगों के विचार बहुत ही दकियानुसी होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मुझे उनके मुताबिक चलना चाहिए। मुझे अपने दादा दादी की ज़रूरत है, लेकिन कुछ मायनों में उन्हें भी मेरी ज़रूरत है। आज के बाद से मैं बुधवार शाम को खाली रहूँगा। मेरे दादा दादी मुझे लकड़ी के नक्काशी का काम सीखने के लिए भेजना चाहते हैं। हालांकि मैं जैन नवोदय क्लब में जाना चाहता हूँ। मेरे दादा दादी नहीं चाहते कि मैं वहाँ जाऊँ, क्योंकि वे ज़ियोन विरोधी हैं। मैं कट्टर ज़ियोनवादी नहीं हूँ, लेकिन मेरी दिलचस्पी उसमें है। वैसे वहाँ भी काफ़ी गड़बड़ हो गई है, इसलिए मैं क्लब छोड़ने की सोच रहा हूँ। अगले बुधवार मेरी आखिरी बैठक होगी। इसका मतलब है कि मैं तुमसे बुधवार शाम, रविवार दोपहर, शनिवार शाम, रविवार दोपहर और बाकी दिन भी मिल सकता हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे दादा दादी नहीं चाहते तो तुम्हें मिलने से तो उनसे छिपकर मिलना नहीं चाहिए। प्रेम और युद्ध में सब कुछ जायज़ है। तभी हम ब्लैंकवुड बुक स्टोर के पास से गुजरे। वहाँ पर पीटर शेफ 2 और लड़कों के साथ खड़ा था। बहुत लंबे समय के बाद पहली बार उसने मुझे हेलो कहा और उससे मुझे बहुत अच्छा लगा। सोमवार शाम को हेलो मेरे माता पिता से मिलने आया। मैं केक और कुछ मिठाइयाँ लाई। हमने चाय व बिस्किट लिए।
लेकिन न तो हेलो और न ही मुझे अपनी कुर्सियों पर बैठना पसंद आ रहा था। हम टहलने के लिए निकल गए, लेकिन वापस आते आते 8:10 हो चुके थे। पापा गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि घर समय पर न आना बहुत गलत बात है। मुझसे उन्होंने वादा लिया कि मैं 8 बजने से 10 मिनट पहले ही घर लौट आऊं। मुझे शनिवार को हेलो ने बुलाया था। विल्मा ने मुझे बताया कि एक रात हेलो उसके घर था, तो उसने उससे पूछा कि तुम्हें उजुल पसंद है या हैन। एन, उसने कहा, इससे तुम्हारा क्या लेना देना। लेकिन बाहर निकलते हुए बाकी शाम उन्होंने कोई बात नहीं की। उसने कहा, मुझे एन ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन किसी को मत बताना, बाय। और वह तेज़ी से बाहर निकल गया। हेलो की हर बात, उसकी हरकतों से लगता है कि वह मेरे प्यार में है, और मुझे यह बात अच्छी लगती है। मार्गोट कहती है कि वह भला लड़का है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन वह उससे कहीं ज़्यादा है। माँ भी उसकी तारीफ़ करते थकती नहीं। खूबसूरत लड़का, शालीन और विनम्र है। मुझे खुशी है कि सब उसे पसंद करते हैं, मेरी सहेलियों को छोड़कर। उसे लगता है कि वे बहुत बचकानी हैं, और वह सही भी है। जैक अब भी उसका नाम लेकर मुझे चिढ़ाती है, लेकिन मुझे उससे प्यार नहीं है, सचमुच नहीं। लड़कों से दोस्ती में कोई बुरी बात नहीं है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। माँ मुझसे हमेशा पूछती है कि मैं बड़ी होने पर किससे शादी करूँगी, लेकिन मैं शर्त लगा सकती हूँ कि वे कभी अंदाज़ा नहीं लगा पाएगी कि वह पीटर है, क्योंकि मैं पलक झपकाए बिना उन्हें उसके खिलाफ अपनी राय दे चुकी हूँ। मैं पीटर को इतना प्यार करती हूँ जैसा मैंने किसी को भी नहीं किया, और मैं खुद से कहती हूँ कि वह मेरे लिए अपनी भावनाएं छिपाने के लिए बाकी लड़कियों के साथ घूमता है। शायद उसे लगता है कि मैं और हेलो एक दूसरे से प्यार करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वह बस एक दोस्त है, या फिर जैसा माँ कहती हैं, वह शादी करने का इच्छुक लड़का है। तुम्हारी एन। रविवार 5 जुलाई 1942। प्यारी किटी। यहूदी थिएटर में शुक्रवार को परिणाम घोषित किए गए। मेरा रिपोर्ट कार्ड बहुत बुरा नहीं था। मुझे बीज गणित में 1 डी और 1 C माइनस मिला, और बाकी सब में B मिला। 2 में B प्लस और 2 में B माइनस मिला। मेरे माता पिता खुश हैं, लेकिन ग्रेड्स के मामले में बाकी माँ बाप जैसे नहीं हैं। वे कभी परिणामों की चिंता नहीं करते, चाहे वे अच्छे हो या बुरे। जब तक मैं सहमत हूँ, खुश हूँ और ज़्यादा शरारत नहीं करती, वे संतुष्ट रहते हैं। अगर ये 3 चीज़ें ठीक हो तो बाकी सब कुछ अपने आप ठीक ही रहेगा। मैं ठीक उलट हूँ। मैं बुरी विद्यार्थी नहीं बनना चाहती। मुझे यहूदी स्कूल में कुछ शर्तों पर लिया गया था। मुझे मॉन्टेसरी स्कूल में रहना था, लेकिन जब यहूदी बच्चों के लिए यहूदी स्कूल में जाना ज़रूरी हो गया, तो काफ़ी मिन्नतें करने के बाद मिस्टर एल्टे मुझे और लाइस गॉसलर को स्कूल में लेने के लिए तैयार हो गए। लाइस भी इस साल पास हो गई है, हालांकि उसे ज्यामिति की परीक्षा फिर से देनी होगी। बेचारी लाइस। उसके लिए घर पर पढ़ाई करना आसान नहीं है। उसकी 2 साल की छोटी बिगड़ैल बहन उसके कमरे में हर समय खेलती रहती है। अगर उसकी बात न मानो तो वह चिल्लाने लगती है। अगर लाइस उस पर ध्यान न रखे तो मिसेस गाल्सर चीखने लगती है।
इसलिए लाइस को अपना होमवर्क करने में बहुत मुश्किल होती है और जब तक यह सब चलता रहेगा अतिरिक्त ट्यूशन से उसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उसका घर देखने लायक जगह है। मिसेस गॉसलर के माँ बाप पड़ोस में रहते हैं लेकिन उनके साथ नहीं खाना खाते। वहाँ एक नौकरानी है, एक बच्ची अपने ख्यालों में खोए वहाँ मौजूद न रहने वाले मिस्टर गॉसलर और हमेशा घबराई हुई चिड़चिड़ी मिसेस गॉसलर जो फिर से माँ बनने वाली है। इस हलचल के बीच अनाड़ी लाइस कहीं खो जाती है। मेरी बहन मार्गोट का भी परीक्षा फल मिला है। हमेशा की तरह उसका प्रदर्शन शानदार रहा। अगर हमारे यहाँ खास तरह की डिग्री भी होती तो वह उसमें भी अव्वल आती। वह बहुत होशियार है। पापा आजकल ज़्यादातर घर में ही रहते हैं। उनके लिए दफ्तर में करने को कुछ खास नहीं है। यह एहसास बहुत बुरा है कि किसी को आपकी ज़रूरत नहीं। मिस्टर क्लेमन ने ओपेक्टा को अपने हाथ में ले लिया है और मिस्टर कुगलर ने मसालों व उनसे जुड़े विकल्पों की गेंज एंड कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है, जिसकी स्थापना 1941 में हुई थी। कुछ दिन पहले हम अपने घर के नज़दीक चौराहे पर चहलकदमी कर रहे थे कि पापा ने कहीं छिपकर रहने की बात शुरू की। उन्होंने कहा कि बाकी दुनिया से कटकर रहना हमारे लिए मुश्किल रहेगा। मैंने उनसे पूछा कि कब से क्या उठा रहे हैं। उनका जवाब था, देखो एन, तुम जानती हो कि 1 साल से ज़्यादा समय से हम अपने कपड़े, खाने पीने की चीज़ें और फर्नीचर बाकी लोगों को भेजते रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे सामान पर जर्मन कब्जा कर ले, न ही हम खुद उनके शिकंजे में फंसना चाहते हैं। इसलिए हम अपनी मर्जी से निकलेंगे, न कि किसी के द्वारा निकाले जाने का इंतज़ार करेंगे। लेकिन अब पापा वे इतने गंभीर लग रहे थे कि मुझे डर लगने लगा। तुम फिक्र मत करो, हम सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तुम तब तक अपनी बेफिक्री से इन दिनों का मज़ा लो। बस वही बात थी। काश ये गंभीर शब्द जहाँ तक मुमकिन हो सके सही साबुत न हो। दरवाजे की घंटी बजी। हेलो आया। अब रुकने का वक्त है। तुम्हारी एन। बुधवार 8 जुलाई 1942। प्यारी किटी, लग रहा है कि रविवार सुबह के बाद से कई साल गुजर गए हैं। इस दौरान इतना कुछ हो गया है कि लगता है जैसे अचानक पूरी दुनिया ही पलट गई। लेकिन जैसा कि तुम देख सकती हो किटी, मैं अब भी ज़िंदा हूँ और पापा कहते हैं कि यही बात मायने रखती है कि मैं ज़िंदा तो हूँ। लेकिन ये बात मत पूछो कि कहाँ और कैसे। शायद तुम्हें आज मेरी कही बात कोई समझ नहीं आए, इसलिए मैं रविवार दोपहर की घटना से शुरू करूँगी। 3 बजे हेलो जा चुका था। दरवाजे की घंटी बजी। मैं बालकनी में धूप में बैठकर किताब पढ़ रही थी, इसलिए मैंने घंटी नहीं सुनी। थोड़ी देर बाद रसोई घर के दरवाजे पर परेशान मार्गोट दिखी। पापा को एसएस से नोटिस मिला। वह फुसफुसाई, माँ मिस्टर फॉन्डॉन से मिलने गई। मैं सन्न रह गई। नोटिस का मतलब हर कोई जानता है। यातना शिविर और सुनसान कोठरी के नज़ारे मेरे दिमाग में घूमने लगे। हम कैसे अपने पिता को वैसी हालत में जाने दे सकते हैं। वे नहीं जा रहे, बिल्कुल नहीं। बैठक में माँ का इंतज़ार करते हुए मार्गोट ने कहा, माँ, मिस्टर फॉन्डॉन ने
फोंडोन से यह पूछने गई हैं कि क्या हम कल छिपने की जगह जा सकते हैं। फोंडोन परिवार भी हमारे साथ जा रहा है। कुल मिलाकर हम 7 लोग रहेंगे। हम कुछ नहीं बोल पा रहे। यहाँ के घटनाक्रम से पूरी तरह अनजान यहूदी अस्पताल में किसी को देखने गए पापा का ख्याल, माँ का लंबा इंतज़ार, गर्मी, अनिश्चय, इन सब से हम बिल्कुल खामोश हो गए। अचानक फिर से दरवाजे की घंटी बजी। हेलो होगा, मैंने कहा। दरवाज़ा मत खोलना, मार्गोट ने मुझे रोकते हुए कहा, लेकिन वह ज़रूरी नहीं था क्योंकि हमने मिस्टर फोंडोन को हेलो से बात करते हुए सुन लिया था और फिर वे दोनों अंदर आए और दरवाज़ा बंद कर लिया। हर बार घंटी बजने पर मार्गोट या मुझे नीचे जाकर देखना होता था कि कहीं पापा तो नहीं। हम किसी और को अंदर नहीं आने देते थे। मार्गोट और मुझे कमरे से बाहर भेज दिया गया क्योंकि मिस्टर फोंडोन माँ से अकेले में बात करना चाहते थे। जब मैं और मार्गोट हमारे बेडरूम में बैठे थे तो मार्गोट ने मुझे बताया कि कॉल अप नोटिस पापा के लिए नहीं बल्कि उसके लिए था। इस दूसरे झटके से मैं रोने लगी। मार्गोट 16 साल की है। शायद वे उसकी उम्र की लड़कियों को अकेले अपने बलबूते भेजना चाहते थे, लेकिन शुक्र है कि उसे नहीं जाना होगा। खुद माँ ने ऐसा कहा था, यानी यही वजह थी कि पापा ने मुझसे छिपने के बारे में बात की थी। छिपना? हम कहाँ छिपेंगे? शहर में, देहात में, किसी घर में, किसी झोंपड़ी में, कब, कहाँ, कैसे? मुझे ये सवाल पूछने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन वे तब भी मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मार्गोट और मैंने अपनी सबसे अहम चीज़ों को एक झोले में रखना शुरू किया। सबसे पहले मैंने इस डायरी को रखा और फिर कलर्स, रुमाल, स्कूल की किताबें, कंघी और कुछ पुरानी चिट्ठियाँ। छिपने की बात में डूबे हुए मैंने थैले में अजीबोगरीब चीज़ें रखी। मैं माफ़ी चाहती हूँ। यादें मेरे लिए कपड़ों से ज़्यादा मायने रखती हैं। पापा आखिरकार करीब 5 बजे घर पहुँचे और हमने मिस्टर क्लेमन को यह पूछने के लिए फ़ोन किया कि क्या वे शाम को आ सकते हैं। मिस्टर फोंडोन मीप को लेने चले गए। मीप आई और अगले दिन आने का वादा करके अपने साथ एक थैले में जूते, कपड़े, जैकेट्स, अंतर्वस्त्र और जुराबें भर कर ले गई। उसके बाद हमारे घर में शांति छा गई। किसी का भी खाने का मन नहीं कर रहा था। अब भी गर्मी थी और सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। हमने अपना ऊपर का कमरा मिस्टर गोल्डस्मिथ को किराए पर दे दिया था। वे 30 साल की उम्र के तलाकशुदा आदमी थे। उस शाम शायद उनके पास कुछ करने को नहीं था, इसलिए हमारे बहुत विनम्र इशारों के बावजूद वे 10 बजे तक हमारे आसपास ही मंडराते रहे। मीप और यान गेज 11 बजे आए। मीप पापा की कंपनी 1933 से काम करती रही थी, इसलिए वे और उनके पति हमारे अच्छे दोस्त बन गए थे। एक बार फिर जूते, जुराबें, किताबें और अंतर्वस्त्र मीप के थैले और यान की गहरी जेबों में समा गए। 11:30 बजे वे गायब हो गए। मैं थक सी गई और यह जानते हुए कि वे मेरे बिस्तर पर मेरी आखिरी रात थी। मैं तुरंत सो गई और सुबह 5:30 बजे माँ के पुकारने पर ही उठी। खुशकिस्मती से दिन रविवार की तरह गर्म नहीं था। दिन भर बारिश होती रही। हम चारों ने इतने कपड़े पहने हुए थे कि लग रहा था कि हम रात किसी
रेफ्रिजरेटर में गुजारने वाले थे। हमने अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े ले जाने के लिए वैसा ही किया था। हमारे जैसे हालात में फंसा कोई भी यहूदी घर से सूटकेस में भरकर कपड़े ले जाने की ज़रूरत नहीं कर सकता था। मैंने 2 बनियानें, 3 पैंट्स, एक ड्रेस और उसके ऊपर एक स्कर्ट, एक जैकेट, एक रेनकोट पहन रखा था। फिर भारी जूतों के अंदर 2 जोड़े मोजे थे, एक टोपी, एक स्कार्फ और काफ़ी कुछ था। घर से निकलने से पहले ही मेरा दम घुटने लगा था, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछने की ज़हमत नहीं की कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है। मार्गोट ने अपने स्कूल के बस्ते में अपनी किताबें भरी, अपनी साइकिल ले गई और मीप के पीछे पीछे किसी अनजान जगह चली गई। कुछ भी हो, मैंने यही सोचा था, क्योंकि मुझे अब भी नहीं पता कि हमारी छिपने की जगह कहाँ थी। 7:30 बजे हमने भी घर छोड़ दिया। मोड़ते ही अकेले ऐसी प्राणी थी जिसे मैंने अलविदा कहा। एक नोट के मुताबिक हम मिस्टर गोल्डस्मिथ के यहाँ गए थे। बिल्ली को पड़ोसियों के पास ले जाना था, जो उसे पनाह देते। बिखरे हुए बिस्तर, मेज पर नाश्ते की चीज़ें, रसोई में बिल्ली के लिए मांस का टुकड़ा। इन सब से यही लगा कि हमने जल्दबाजी में घर छोड़ा है, लेकिन हमें दिखाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हम बस वहाँ से निकलना चाहते थे, वहाँ से निकलकर सुरक्षित स्थान पर पहुँचना चाहते थे। कुछ और मायने भी नहीं रखता था। बाकी कल, तुम्हारी एन। गुरुवार 9 जुलाई 1942। प्रिय किटी, तो हम वहाँ पहुँच गए। पापा और माँ और मैं बारिश में चलते हुए। हम सब के पास एक बड़ा व एक छोटा थैला था, जिनमें कई तरह की चीज़ें ठूस ठूस कर भरी थी। उस सुबह अपने काम पर जाते हुए लोग हमें सहानुभूति भरी नज़रों से देख रहे थे। उनके चेहरे देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि उन्हें बुरा लग रहा था कि वे हमें किसी तरह की सवारी की पेशकश नहीं दे सकते थे। साफ तौर पर दिखाई देने वाला पीला सितारा खुद ही सब कुछ कह रहा था। आगे बढ़ने के साथ साथ पापा और माँ ने धीरे धीरे उजागर किया कि योजना क्या है। कई महीनों से हम जहाँ तक मुमकिन हो अपना अधिकांश फर्नीचर व सामान निकालते रहे थे। हम इस बात पर राजी थे कि 16 जुलाई को छिपने के लिए जाएंगे। मार्गोट की कॉल अप नोटिस के कारण योजना को 10 दिन आगे करना पड़ा, जिसका मतलब था कि हमें कम व्यवस्थित कमरों से काम चलाना होगा। छिपने की जगह पापा के दफ्तर की इमारत में थी। किसी बाहरी इंसान के लिए उसे समझना मुश्किल होगा, इसलिए मैं समझाती हूँ। पापा के दफ्तर में बहुत ज़्यादा लोग काम नहीं करते हैं। सिर्फ मिस्टर कुगलर, मिस्टर क्लेमन, मीप और 23 साल की एक टाइपिस्ट बेप वोशकल हैं, जिन्हें हमारे आने के बारे में बताया गया था। बेप के पिता मिस्टर वोशकल 2 सहायकों के साथ गोदाम में काम करते हैं। सहायकों को कुछ नहीं बताया गया। इमारत का वर्णन इस प्रकार है। बोतल पर मौजूद विशाल गोदाम का इस्तेमाल काम करने और सामान रखने के लिए किया जाता है और उसे कई हिस्सों में बांटा गया है, जैसे कि माल रखने की जगह और मसाले पीसने की जगह, जहां दालचीनी, लौंग और काली मिर्च की जगह इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को पीसा जाता है। गोदाम के दरवाजे की बगल में एक बाहरी दरवाज़ा है। दफ्तर में घुसने का एक और प्रवेश द्वार, दफ्तर के दरवाजे के ठीक अंदर दूसरा प्रवेश द्वार और उसके बाद सीढ़ियाँ हैं।
सीढ़ियों के ऊपर एक दरवाज़ा है, उसकी खिड़की पर काले अक्षरों में ऑफिस लिखा है। यह सामने का बड़ा ऑफिस है, बहुत विशाल, रोशन और भरा पूरा। दिन में बेप, मीन और मिस्टर क्लेमन वहाँ काम करते थे। तिजोरी, अलमारी और स्टेशनरी की बड़ी सी अलमारी वाले आले को पार करके आप एक छोटे अंधेरे घुटन भरे पीछे के ऑफिस में पहुंचते हैं। पहले ये मिस्टर कुगलर और मिस्टर फोंडोन का साझा कमरा था, लेकिन अब यहाँ पर केवल मिस्टर कुगलर ही काम करते हैं। मिस्टर कुगलर के दफ्तर में गलियारे से भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन तभी जब आप कांच के दरवाजे से उसमें घुसे, जिसे अंदर से खोला जा सकता है, लेकिन बाहर से आसानी से नहीं खोला जा सकता। अगर आप मिस्टर कुगलर के दफ्तर से कोयले के स्टोर से होकर लंबे संकड़े गलियारे से निकले और 4 सीढ़ियाँ चढ़े तो आप खुद को एक प्राइवेट ऑफिस में पाएंगे, जो पूरी तरह इमारत की सबसे देखने लायक जगह है। बढ़िया महोगनी फर्नीचर, कालीन से ढका फर्श, खूबसूरत लैंप, सब कुछ बेहतरीन। उसके बगल में बड़ा सा रसोई घर है, जिसमें 2 वाटर हीटर और 2 गैस रिंग्स हैं। उसके बाद शौचालय हैं, वह पहली मंजिल है। नीचे के गलियारे से लकड़ी की सीढ़ियों से दूसरी मंजिल पर पहुंचा जा सकता है। सीढ़ियों में सबसे ऊपर एक प्लेटफॉर्म है, जिसके दोनों तरफ दरवाजे हैं। बाएं ओर का दरवाज़ा आपको घर के अगले हिस्से में मौजूद मसाले रखने की जगह पर छती और अटारी तक ले जाता है। घर के सामने के हिस्से से एक डच शैली की सीधी खड़ी सीढ़ियाँ गली में खुलने वाले दरवाजे तक जाती हैं। प्लेटफॉर्म के दाईं ओर का दरवाज़ा घर के पिछले हिस्से में मौजूद गुप्त जगह तक ले जाता है। किसी को भी शक नहीं होगा कि सादे धूसर से दरवाजे के पीछे इतने सारे कमरे होंगे। दरवाजे से बस एक कदम बढ़ाते ही आप अंदर पहुंच जाते हैं। आपने ठीक सामने सीधी खड़ी सीढ़ियां हैं। बाएं और एक संकरा गलियारा जो एक कमरे में खुलता है, जो फ्रैंक परिवार की बैठक और सोने का कमरा है। उसके बगल में एक छोटा सा कमरा जो परिवार की 2 लड़कियों का शयन व अध्ययन कक्ष है। सीढ़ियों के दाएं तरफ एक बिना खिड़की वाला बाथरूम, जिसमें सिर्फ एक सिंक है। किनारे के दरवाजे से शौचालय तक जा सकते हैं और दूसरे से मेरे व मार्गोट के कमरे में। अगर आप सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं और सबसे ऊपर का दरवाज़ा खोलते हैं तो इस पुराने से घर में एक बड़ा सा रोशन कमरा देखकर हैरान रह जाएंगे। इसमें से एक गैस कुकर, यह कभी मिस्टर कुगलर की प्रयोगशाला हुआ करता था, और एक सिंक है। यह मिस्टर और मिसेस जॉन फोन का रसोईघर और शयन कक्ष होगा। इसके अलावा हम सबके लिए सामान्य बैठक, भोजन कक्ष और अध्ययन कक्ष होगा। किनारे पर मौजूद छोटा सा कमरा पीटर फोंडोन का सोने का कमरा होगा। ठीक इमारत के अगले हिस्से की तरह यहाँ भी एक अटारी और परछती है। तो तुम अब समझ गई। मैंने अपनी प्यारी सी जगह के बारे में तुम्हें बता दिया है। तुम्हारी एन। शुक्रवार 10 जुलाई 1942। प्यारी किटी, शायद मैंने अपने घर का विस्तृत विवरण देकर तुम्हें उबा दिया होगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं कहाँ आ पहुँची हूँ। कैसे पहुँची इसका अंदाज़ा तुम्हें बाद में होगा, लेकिन पहले मैं अपनी कहानी जारी रखती हूँ, क्योंकि तुम जानती हो कि मेरी बात कभी ख़त्म नहीं हुई।
अभी ख़त्म नहीं हुई। 263 प्रिंस ग्राख्त पहुँचते ही मीप हमें तेजी से लंबे से गलियारे से होते हुए लकड़ी की सीढ़ियों पर ऊपर की मंजिल पर मौजूद उपभवन तक ले गई। उन्होंने निकलते हुए दरवाज़ा बंद किया और वहाँ हमें अकेला छोड़ दिया। मार्गोट पहले ही अपनी साइकिल से वहाँ पहुँच चुकी थी और हमारा इंतज़ार कर रही थी। हमारी बैठक और बाकी सभी कमरों में इतना सामान भरा था कि मैं उसके बारे में बयां नहीं कर सकती। पिछले कुछ दिनों में जो भी गत्ते के डिब्बे दफ्तर में भेजे गए, ये फर्श पर और बिस्तर पर उनका ढेर लगा था। छोटे कमरे में फर्श से लेकर छत तक चादरों का ढेर लगा था। अगर हमें उस रात करीने लगे बिस्तर पर सोना था तो हमें तुरंत काम पर लगकर उस बेतरतीबी को ठीक करना था। माँ और मार्गोट तो हाथ तक नहीं हिला पाई। वे थकी हारी अपने खाली गद्दे पर ऐसे ही सो गई। लेकिन परिवार के दो सफाई पसंद लोग, पापा और मैं, तुरंत काम में जुट गए। दिन भर हम डिब्बे खोलते रहे, अलमारियों में सामान भरते रहे, सारे सामान को तब तक करीने से लगाते रहे जब तक कि हम थक कर अपने बिस्तर पर नहीं पड़ गए। दिन भर हमने एक बार भी गर्मा गर्म खाना नहीं खाया, लेकिन हमें परवाह नहीं थी। माँ और मार्गोट बहुत थकी और परेशान थी, जबकि मैं और पापा बहुत व्यस्त थे। मंगलवार की सुबह हमने रात को छोड़े हुए काम से शुरुआत की। बेप और मीप हमारी राशन कूपन लेकर खरीदारी करने गई। पापा ने ब्लैकआउट स्क्रीन यानी कमरे अंधेरा रखने वाली जाली पर काम किया। हमने रसोई के फर्श की सफाई की और एक बार फिर हम सुबह से लेकर रात तक काम में व्यस्त रहे। बुधवार तक मुझे अपनी ज़िंदगी में आए इतने बड़े बदलाव के बारे में सोचने का मौका तक नहीं मिला। इस गुप्त जगह में आने के बाद पहली बार मुझे वक्त मिला कि मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ बता पाऊँ। यह समझो कि मेरे साथ क्या हुआ था और क्या कुछ आने वाला था।